जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, ये जो आज का लेक्चर है ये बेसिकली 28 जुलाई 2025 का लेक्चर नहीं है, बल्कि ये पेंडिंग टॉपिक्स के लेक्चर, यानी कि कुछ कुछ दिन में जो हमारे टॉपिक्स को छूट गए थे तो उनको मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। बड़ा अजीब सा नहीं दिख रहा हूँ मैं? एक मिनट रुको, मैं लाइट ऑफ करूँ यार। ठीक है, हाँ अब ठीक है। आई थिंक अब इट इज बेटर, वरना उसमें तो ऐसा लग रहा था, पता नहीं कैसा भूत टाइप का दिख रहा हूँ। बट इसमें एक्चुअली दिक्कत है, लाइट चालू करूंगा ना तो ये दिखाई दे रहा है, क्या बोलते हैं, ग्रीन स्क्रीन। अजीब सा दिख रहा है। एनीवेज चलो छोड़ो, आप तो मेरे ऊपर फोकस करो, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज के ऊपर, बाकी ये सब चीजें छोड़ो। सो गाइज, आप में से जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस सेशन को जो है वो देख रहे हैं, मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर हम करंट अफेयर्स की प्रॉपर तैयारी करवाते हैं। और अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएस या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पर लेक्चर्स को अटेंड करिए। और ये है गाइस हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओईआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के भी प्रॉपर बैचेस अवेलेबल हैं। तो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लो और बैचेस को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर बिल्कुल करंट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर आपकी तैयारी जो है वो करवाई जाती है। तो देखो, ये जो पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूँ, ये 24 जुलाई 2025 की पीडीएफ है, जिसका ये छठा वाला टॉपिक जो है वो हम लोग को कवर करना था। टाइम के कारण, टाइम कमी के कारण शायद हम वो वाला टॉपिक उस दिन कवर नहीं कर पाए। तो जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं वो मैं आज के लेक्चर में जो है वो आपके एक एक करके जो है वो कवर अप करा रहा हूँ। तो जस्ट बी ऑनलाइन और फोकस करते हुए जो है वो चीज़ों को सुनिए। तो हम जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारे सबसे पहले टॉपिक की तरफ। और एक सेकंड दीजिएगा। यस, तो ये वाला जो टॉपिक जिसके बारे में हम लोग जो बात करेंगे वो है अलाइनिंग ग्लोबल फाइनेंसेस विद क्लाइमेट गोल्स अंडर पेरिस क्लाइमेट आर्टिकल 2.1 क्लॉज सी। तो ये टॉपिक आपके बेसिकली जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो जो चीज बता रहा हूँ वो चीज सुनो, उसके बाद नोट डाउन, जो चीज करवाऊंगा वो चीज नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना? तो देखो अभी क्या हुआ है। अभी 16 से 26 जून 2025 को यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट टॉक्स का मिड ईयर सेशन हुआ था बॉन जर्मनी में, है ना? ये फैक्ट लिख लो। पहला पॉइंट तो ये कि अभी रिसेंटली हम लोग को बॉन जर्मनी के अंदर एक मीटिंग जो है वो देखने को मिली। ये वाली चीज लिखिए आप, बॉन जर्मनी। पहला पॉइंट लिखेंगे बॉन जर्मनी डैश मिड ईयर यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट टॉक्स। मिड ईयर यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट टॉक्स, मध्य वर्षीय संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता, ठीक है? ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 2025 वर्कशॉप, 2025 वर्कशॉप ऑफ शर्म अल शेख डायलॉग, 2020 वर्कशॉप ऑफ शम्र अल शेख संवाद, शम्र अल शेख डायलॉग। तो यहीं पर ही ये हम लोग को वर्कशॉप जो है वो देखने को मिला कि ऑर्गेनाइज जो है वो किया गया। ये बातचीत का फोकस था आर्टिकल 2.1 क्लॉज सी, जो पेरिस एग्रीमेंट का एक मेजर क्लॉज है। अब ये लिख लो, आर्टिकल 2.1 क्लॉज सी क्या कहता है? क्या कहता है? ये कहता है कि भाई आप फंडिंग जो है वो उस तरफ डाइवर्ट करो, फाइनेंस जो है वो उस तरफ डाइवर्ट करो जहां पर क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। मतलब कि जैसे ग्रीन इकोनॉमी बनाओ, रिन्यूएबल एनर्जी पर पैसा लगाओ, क्लाइमेट रेजिलियंस पर पैसा लगाओ। तो सिंपली आप ये चीज लिख दो उसके नीचे कि टू फाइनेंस दोस प्रोजेक्ट्स, उन परियोजना उन परियोजना पर पैसा लगाया जाए, टू फाइनेंस दोस प्रोजेक्ट, या निवेश किया जाए, पैसे लगाया जाए अच्छा शब्द नहीं है, निवेश किया जाए इज बेटर। उन परियोजनाओं पर निवेश किया जाए जिसके माध्यम से जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके, जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। टू इन्वेस्ट इन दोज प्रोजेक्ट्स टू इन्वेस्ट इन दोज प्रोजेक्ट्स थ्रू विच वी कैन reduce the reduce the reduce the effects of climate change, effects of climate change।
देखो जो चीज मैं कई बार आपको बताता हूँ वो चीज यहाँ पर आपको शायद इस फॉर्म में मेंशन नहीं होगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट तरीके से वो लिखवाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये देखो, ये जो चीज मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल वही है। देखो आर्टिकल 2.1 क्लॉज सी कि फाइनेंस का फ्लो जो है वो इस तरीके से रखा जाए कि जहां पर क्लाइमेट रेजिलियंस के डेवलपमेंट पर काम और लो कार्बन के डेवलपमेंट पर काम हो। अगर नॉर्मली आप ऐसे ही पढ़ लोगे ना इस चीज को तो आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से लिखवाया। ब्रैकेट में आगे लिख लेना ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट रेजिलियंस एटसेट्रा। ठीक है, तो मतलब ये कह रहे हैं कि भाई पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 2.1 क्लॉज सी कहता है कि ऐसी जगहों पर पैसा मत निवेश करो जो जलवायु परिवर्तन में नुकसान कर रहा है, ऐसी जगह पर निवेश करो जिससे जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके, क्लाइमेट चेंज को कम किया जा सके, उसके इफेक्ट को कम किया जा सके। बात समझ में आई आप सभी के? तो हमने जो है वो क्या चीज अभी तक जो है वो समझी, मतलब इतनी सी देर में। और जो इंपॉर्टेंट चीज थी, पहली चीज तो ये है कि भाई अभी रिसेंटली हम लोग को देखने को मिला कि एक वर्कशॉप हुआ, राइट, बॉन जर्मनी में हम लोग को जो है वो देखने को मिला। शर्म अल शेख डायलॉग्स हुआ है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है शर्म अल शेख डायलॉग जो है वो कहां पर हुए, बॉन जर्मनी में। इसका मेन मुद्दा जो है वो क्या था कि इन्वेस्टमेंट उस जगह पे करिए जिससे जलवायु परिवर्तन को कम किया जा सके। बस इतनी चीज बस आपको इस टॉपिक के अंदर समझनी थी और कुछ नहीं है। अब फाइनेंस अलाइन कैसे करें, मतलब ऑब्वियस बात है कि पैसा जो है वो कैसे इसको वो किया जाए, स्ट्रक्चर में लाया जाए। तो सबसे पहली चीज तो अभी तक सिर्फ कमिटमेंट्स दिए जा रहे थे, यानी कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में कहीं पर भी फाइनेंशियल फ्लोज फॉसिल मतलब रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं जा रहा था। ज्यादातर लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट कोयले में ही कर रहे थे। तो अब यही चीज है कि फाइनेंस जो है वो ब्राउन इन्वेस्टमेंट यानी कि पॉल्यूटिंग इन्वेस्टमेंट से लेकर ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाए। बस ये चीज इन्होंने जो है वो करने की कोशिश करी है। ये तक कहा है कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी इन्वॉल्व करना होगा, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन फंड्स, सबको क्लाइमेट अलाइंड इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को फॉलो करना पड़ेगा। कंट्रीज को रिपोर्ट करना होगा कि उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस हद तक क्लाइमेट कंपैटिबल है, राइट, ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क जो है वो बढ़ाया जाए। तो बस ये चीज है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। देख लो आप एक एक पॉइंट, ये ऊपर वाला पहला वाला पॉइंट तो हमने जो है वो ऑलरेडी लिख ही लिया। और देखो इसका फोकस यही है कि भाई सुधार करो, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर सुधार करो जिससे कि आप इक्विटेबल लो एमिशन ट्रांजिशन पर काम कर सको, यानी कि हम धीरे से जो है वो स्विच कर जाए फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, है ना। तो यही चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 जो है वो कहां पर होने वाली है, याद रखिएगा, ब्राजील के अंदर बेलिम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला, ये भी आपको जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर? बाकी ये सब ये लिखने की जो है आवश्यकता नहीं है कि कब एस्टैब्लिश किया, क्या चीज है। बट ये चीज आपको जानना जरूरी है कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक बैलेंस बनाना भी मुश्किल है, क्योंकि देखो एक तरफ तो हमें ग्रोथ करनी है, राइट, और दूसरी तरफ पोल्यूशन को भी रिड्यूस करना है, राइट। अब नॉन पोल्यूटिंग वाली चीजें जो है वो थोड़ी सी महंगी पड़ रही है, वो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी कॉस्टलियर है, राइट, जो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर बाधा लेके आती। इसीलिए तो जहां पर यूरोपियन कंट्रीज 2050 का टारगेट रख रही थी नेट जीरो एमिशन को अचीव करने का, वहीं हमने 2070 का टारगेट रखा जो कि एक प्रैक्टिकल टारगेट है, राइट। और इसलिए इंडिया बार बार जो है वो कह रहा है कि डेवलप्ड नेशंस को ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, फंड्स देना चाहिए डेवलप्ड नेशंस को, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। ग्रीन फाइनेंस का एक्सेस सभी कंट्रीज के लिए बराबर जो है वो होना चाहिए, राइट। तो ये बस इतनी सी चीज थी इस टॉपिक के अंदर। बाकी और इस टॉपिक के अंदर ऐसा कुछ नहीं है काम का जो आपको ध्यान में रखना हो, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व करो, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, है ना। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है ये आप लोग जो है वो समझ चुके हो। फोकस यही है कि एक नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो तैयार किया जाए जिससे कि क्लाइमेट रिस्क को हैंडल करना है, बस दैट्स इट। नेट जीरो ट्रांजिशन पर जो है फोकस करना है, ये सब टारगेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। टारगेट नेट जीरो कब अचीव करना है बस वो वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो होता है। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, इसको जो है वो सब सपोर्ट जो है वो करो, राइट। डिस्कशन इस चीज के ऊपर था कि भाई फाइनेंशियल फ्लोज जो होने चाहिए, मतलब डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को जो है वो 300 बिलियन यूएस डॉलर पर ईयर जो है वो ट्रांसफर करें जिससे कि क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स में जो है वो हो सके, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट किया जा सके, राइट। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के पास सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पैसों का है, राइट। तो यही चीज जो है वो यहाँ पर बताने की कोशिश करी, बाकी और कुछ खास इसके अंदर नहीं है, ठीक है, दैट्स इट।
तो ये एक टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे जो है वो बढ़ेंगे। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब गाइस देखो, सबसे पहली चीज, अब यहां पर आप अपने नोट्स में लिख लो पेरोव्स्काइट सोलार सेल। सबसे पहले तो ये लिखो पेरोव्स्काइट जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देखो पेरोव्स्काइट सोलार सेल्स, ये लिखो आप पहले। नेक्स्ट लाइन में लिखो यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने नेशनल सेंटर फॉर फोटोवोल्टाइक रिसर्च एंड एजुकेशन आईआईटी बॉम्बे पे विजिट किया कि सोलार सेल टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसमेंट चल रहा है, उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए। ये चीज लिख लो एक जनरल। वैसे विजिट कौन करता है, कहां पे करता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट ये जगह इंपॉर्टेंट होती है थोड़ी सी। अब यहां पर बताया जा रहा है कि आईआईटी बॉम्बे जो है, उनका एक स्टार्टअप है ARTPV इंडिया, राइट। इसने 4 टर्मिनल सिलिकॉन CDTE पेरोव्स्काइट टेंडम सोलार सेल को जो है वो 29.8% के एफिशिएंसी से जो है वो बना दिया। ये पूरा पॉइंट लिखिए आप। क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभी रिसेंटली ये पेरोव्स्काइट सोलार सेल्स जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, या पेरोव्स्काइट टेंडम सोलार सेल्स किसके द्वारा बनाया गया, तो आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे जो है बढ़ते हैं। ब्रैकेट में जो है वो लिखना मिनिस्ट्री ने, अब मैंने आपको इसलिए मिनिस्ट्री, ये मतलब मिनिस्टर का नाम लिखवाया कि आपको न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी ध्यान में रहे। इनकी फंडिंग जो है हुई है वो 200 करोड़ रुपए की हम लोग को देखने को मिली है पिछले 15 सालों में। ये चीज लिख लीजिएगा। और हमें रिन्यूएबल एनर्जी में जो है वो आत्मनिर्भर बनना है, आगे बढ़ना है, इस चीज पर मेनली हम लोग जो है वो फोकस कर रहे हैं। ठीक है, इतना लिख लिया। अब मेन कहानी पे आते हैं। अब ये सिलिकॉन पेरोव्स्काइट टेंडम सोलार सेल एग्जैक्टली है क्या, लिखो आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और ये टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तो पहला पॉइंट, टेंडम सोलार सेल्स जो है ये एक एडवांस्ड फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस है। सॉरी, टेंडम सोलार सेल्स एक एडवांस फोटोवोल्टाइक डिवाइस है जिसके अंदर 2 सोलार मटेरियल्स सिलिकॉन और पेरोव्स्काइट, ये दोनों रहते हैं। यानी कि देखो, अभी तक सिर्फ हम लोग को सिलिकॉन मटेरियल देखने को मिलता है सोलार ग्रिड के ऊपर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। अब ये एक और मटेरियल का यूज कर रहे हैं, पेरोव्स्काइट, जिससे कि सनलाइट के स्पेक्ट्रम के अलग अलग, यानी कि अब सनलाइट पड़ती है तो उसकी प्रॉपर ऊर्जा जो है वो एब्जॉर्ब की जा सके, 100% उसकी ऊर्जा एब्जॉर्ब की जा सके। तो ये पूरा पॉइंट जो है वो लिख लीजिएगा। तो ये बेसिकली इसके अंदर 2 मटेरियल का यूज किया है, सिलिकॉन और पेरोव्स्काइट, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि सोलार स्पेक्ट्रम की पूरी यानी कि सोलार के पूरे स्पेक्ट्रम को जो है वो एब्जॉर्ब किया जा सके, यानी कि जो पूरी लाइट आ रही है वो पूरी तरह से अच्छे से जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। बस यही चीज है, इसमें और कुछ जानने की जो है आवश्यकता आपको जो है वो नहीं है, बस दैट्स इट। इतना आपको समझना जरूरी है। तो रूफटॉप सोलार पे आप इसका यूज जो है वो कर सकते हो, राइट। बस दैट्स इट। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत को इससे पुश जो है वो मिलेगा, नेट जीरो टारगेट्स को हम जल्दी अचीव कर पाएंगे, और फिर हम अच्छी टेक्नोलॉजी बनाएंगे तो हमें पैसा ही मिलेगा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट जो है वो कर सकेंगे। यस, इनोवेशन को हम जो है बढ़ोतरी जो है वो दे रहे हैं, और हमने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है, सरकार ने इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलरेडी किया हुआ है रिन्यूएबल क्षेत्र की जो है वो तरफ। रिसर्च इस पर जो है वो चली रही है, पॉलिसीज इस पर जो है वो लगातार बनाई जो है वो जाती है। तो ये सब डिटेल में डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना कॉन्सेप्ट था वो आपको समझना जरूरी था। दैट्स इट। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे आगे जो है वो बढ़ेंगे। एक सेकंड। अब देखिए, ये 4 जुलाई का जो है वो 3 टॉपिक्स हमारे जो है वो छूटे हुए थे 4 जुलाई के, तो वो हम लोग फिनिश कर लेंगे ये 3 टॉपिक्स। आइए, तो हम लोग जो है वो बात करते हैं सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर टॉपिक की, जिसमें बात की जा रही है बायोमास सेक्टर में सुधार जो है वो लाने की। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने नेशनल बायोमास प्रोग्राम फेज 1 के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं, जो वैलिड होंगी 2021 से 2026 तक। पहला पॉइंट लिख लीजिए आप, ये वाला। अब देखो, मेन ऑब्जेक्टिव इनका क्या है, तो 3 ऑब्जेक्टिव्स लिख लीजिएगा आप इसके। इनका मेन ऑब्जेक्टिव देखो लिखा भी हुआ है, सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दोनों जो है वो न्यूज के जो है वो लिख लो आप। देखो, इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बर्डन को जो है वो कम करना, रेगुलेटरी बर्डन को, कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो बायोमास सेक्टर में जो है वो इन्वॉल्व हो सके, ज्यादा पेपर वर्क ना हो उसमें।
है ना। नेक्स्ट, एमएसएमई को प्रमोट जो है वो किया जाए। और तीसरा है क्लीन एनर्जी गोल्स को जो है वो मजबूत बनाना, इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल्स को मजबूत किया जाए। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ये आप ध्यान में रखना। तो हमें क्या देखने को मिला कि मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जो है वो जारी करी है जिससे कि हम बायोमास सेक्टर को जो है वो और बेहतर कर सकें। अब चलिए आइए कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो बायोमास एनर्जी का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट या क्रॉप रेसिड्यू से एनर्जी बनाना। जैसे कि खेत में आप देखते हैं, खेत में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि जब कटाई हो जाती है तो भूसा बच जाता है, तो उस भूसे से एनर्जी बना लेना या वेस्ट से एनर्जी बना लेना, प्लास्टिक वेस्ट से एनर्जी जनरेट हो रही है। तो मतलब कुल मिलाकर अच्छा इसमें सॉरी, इसमें प्लास्टिक वेस्ट नहीं है, इसमें बायोमास है, मतलब इसमें जो भी वेस्ट होगा वो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना थोड़ा सा, क्योंकि हालांकि हम लोग प्लास्टिक वेस्ट से भी एनर्जी जनरेट करने पर काम करते हैं, राइट, उस टेक्नोलॉजी पर भी, बट ये जो है वो बायोमास है, बायोमास सेक्टर। तो उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जैसे कि खराब कोई हम लोग को देखने को मिल रहा, खाना खराब हो गया तो उससे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है, राइट। तो ऐसी चीज है। गोबर, गोबर से एनर्जी प्रोड्यूस जो है वो हो सकती है, राइट। तो ऐसी ऑर्गेनिक चीज है, ऑर्गेनिक वेस्ट या क्रॉप रेसिड्यू, समझे आप। और नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम का मेन फोकस है बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चर करना, इंडस्ट्रियल बायोमास बेस्ड को जनरेशन पर काम करना। टारगेट किया गया एमएसएमई के ऊपर, स्मॉल पैलेट यूनिट के ऊपर, नए बैगेसी बेस्ड को जनरेशन प्लांट्स के ऊपर, राइट। ये टारगेट जो है वो किया। अब आप बोल रहे होगे कि सर ये क्या चीज है, बायोमास पैलेट होते क्या है? बायोमास पैलेट किस चीज को हम लोग जो है वो बायोमास पैलेट जो है वो बोलते हैं? देखो बहुत ध्यान से जो है उस चीज को समझने की कोशिश करना, लिख लो आप बायोमास पैलेट। बायोमास पैलेट, कंडे पता है आपको? कंडे, गोबर को जो है वो सुखाकर कंडे जो है बना दिए जाते हैं, ये वही है बायोमास प्लेट और कुछ नहीं है, मतलब उसी का एक पर्टिकुलर फॉर्म है। क्योंकि कंडे को आप जो है वो जलाओगे तो उसमें आपको जो है वो क्या होगा, देखो कोई भी चीज जला रहे हैं तो मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना। कंडे को जलाओगे तो आपको जो है वो पॉल्यूटेंट जो है वो देखने को मिलेंगे कि ज्यादा रिलीज जो है वो होंगे, ग्रीन हाउस गैस जो है वो रिलीज होगी। तो इसको इस तरीके से सैचुरेटेड तरीके से इंडस्ट्री में जो है वो तैयार किया जाता है कि ये कम कार्बन को जो है वो एमिट करे, जितना हो सके उतना कम कार्बन को एमिट करे। देखो कार्बन तो ये एमिट करेगा, है ना। बायोमास एनर्जी 100% रेन्यूएबल एनर्जी नहीं है, बट कंपैरेटिवली इंडस्ट्रीज में इसको इस तरीके से तैयार किया जा रहा है, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि कम से कम कार्बन जो है वो रिलीज हो। तो ये बेसिकली एक प्रकार का सॉलिड फ्यूल है, राइट। तो फॉसिल फ्यूल के ऑल्टरनेटिव के तौर पर आप जो है वो इसको यूज जो है वो कर सकते हो। तो बस यही है बायोमास पैलेट और कुछ नहीं है। कंडा, मतलब ब्रैकेट में लिख लेना कंडा, ये कंडे की जो है बात हो रही है। जो कंडा जो होता है ना उसी का एक छोटा छोटा वर्जन, छोटी छोटी लकड़ियां टाइप की जो है ये होती है, राइट। उसी की तरह आप उसको समझने की कोशिश करिए, जैसे कंडे को जलाते हैं ना, वैसे ही इसको जो है वो तैयार किया जाता है, बट कंपैरेटिवली ये इसमें कम पॉल्यूटेंट जो है वो होते हैं, राइट। तो ये चीज जो है वो थोड़ी सी आपको ध्यान में जो है वो रखनी है, ठीक है। चाहो तो जो है वो लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन वगैरह, कि स्मॉल पीसेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, स्मॉल पीसेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, लकड़ी, छोटी छोटी सी लकड़ियां जो है वो हो सकती हैं, राइट। तो ऐसी ऐसी चीज, उसकी फोटो देखोगे ना आप तो आपको अच्छे से जो है वो क्लैरिटी जो है मिल जाएगी कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। जो कंडे का काम है ना वही बस इसका काम हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग जो है वो कह रहे हैं कि 9 लाख रुपए एक पर्टिकुलर इसको जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, मैट्रिक टन पर आवर के पैलेट प्लांट को 9 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब कुल मिला के फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि जो भी ये बायोमास मैन्युफैक्चरिंग पर काम करेंगे उनको एमएसएमई को जो है वो फंडिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। फिर उसको मॉनिटर भी किया जाएगा कि सही तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ये फोकस कर रहा है कि पेपर वर्क कम से कम जो है वो लगे और जल्दी से जल्दी उनकी इंडस्ट्री जो है वो शुरू हो जाए, जिससे कि वो बायोमास सेक्टर पर जो है वो काम किया जा सके। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर पैलेट प्लांट्स जो है वो बनाए जा रहे हैं कि तैयार जो है वो किए जा रहे हैं, राइट, बनाए जा रहे हैं यहाँ पर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना पैलेट प्लांट्स के इन्वेस्टमेंट पर जो है वो फोकस किया जा रहा है। बस यही है और कुछ नहीं है इसके अंदर, दैट्स इट। इसमें और डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। गुजरात इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इन्होंने 343 डेज एक्सटेंशन जो है वो 70 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो आगे बढ़ा दी, यानी कि इनके रेन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बात जो है वो की जा रही है, उतना कुछ खास नहीं है आपके लिए, बस दैट्स इट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे जो है वो बढ़ेंगे।
अब देखो, जून 2025 में मिलन फैशन शो में एक इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड ने कोल्हापुरी चप्पल्स से इंस्पायर्ड फुटवेयर दिखाई थी। सोचो आप, इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, इवेंट जो है वो चल रहा है, जिसमें कोल्हापुरी चप्पल जो है वो दिखाई जा रही है। कहाँ की है कोल्हापुरी चप्पल, कोई मुझे बता सकता है? जीआई टैग है, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो इसको मिला हुआ है। कोई कमेंट बॉक्स में लिखकर बताए कोल्हापुरी चप्पल कहाँ की है। और जीआई टैग्स के बारे में तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं कि इंडिया में जीआई एक्ट 1999 ट्रिप्स के अंडर ये हम लोग को देखने को मिलती है। इसके तहत जो है वो लाया गया है, जो 2003 से जो है वो एप्लीकेबल है। तो जीआई टैग लिख लो, अभी इसमें लिखने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है, बस एक नोट्स जो है वो बना लो कि आपको जीआई टैग के बारे में जो है आज एक रिवाइज करना है अपने जीएस पेपर 3 से, क्योंकि जीएस पेपर 3 में जीआई टैग्स के बारे में जो है वो पढ़ाया जाता है। और उसमें जो है वो आपके नोट्स ऑलरेडी बने होंगे, जिन्होंने पढ़ लिया। अगर नहीं बने हैं तो आप नोट्स है वो बना लीजिएगा अलग से, या अगर आप किसी कोर्स में तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए और लिख लीजिए कि जीआई टैग का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इंडिया के अंदर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो एक्ट है 1999 का, देख सकते हो आप, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, सेकंड पॉइंट पे आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। 2003 में ये कानून जो है वो लाया गया, राइट। और इसके तहत इंडिया के अंदर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, रजिस्टर किए जाते हैं और उनको प्रोटेक्शन मिलती है। जीआई के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि होता क्या है ये। अब जैसे कोल्हापुरी चप्पल की अगर हम जो है वो चर्चा करें, बात करें, तो वो एक पर्टिकुलर रीजन की है, ये एक क्षेत्र की है, राइट। तो वो चीज है, मधुबानी पेंटिंग हुई, चंदेरी साड़ी हुई, दार्जिलिंग की चाय हुई, राइट। तो ये सब एक पर्टिकुलर लोकेशन से जो है वो रिलेटेड है। तो फैशन शो में जो चप्पल दिखाई गई थी वो कोल्हापुरी चप्पल के डिजाइन था, लेकिन ब्रांड ने इंडिया के आर्टिशियंस को कोई क्रेडिट नहीं दिया। तो इसके लिए भी हम थोड़ा सा गुस्सा भी थे कि भाई गलत बात है, आपने कोल्हापुरी चप्पल आप शोकेस जो है वो कर रहे हो, बट आप इंडिया के जो आर्टिस्ट हैं जो ये चप्पल तैयार करते बनाते, जिस क्षेत्र में ये चप्पल बनाई जाती है, तो उसका आपने कभी जिक्र ही नहीं किया, है ना। तो यही चीज हम लोग को इसी प्रकार की प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अब जीआई सिर्फ जहां रजिस्टर हो वही वैलिड होता है, कोई भी यूनिवर्सल इंटरनेशनल जीआई फ्रेमवर्क जो है वो नहीं है, ये एक बड़ा इशू है। इसलिए हम इंटरनेशनल उसको सिर्फ क्रिटिसाइज जो है वो कर सकते हैं, बट उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का जो प्रोटेक्शन जो हम लोग को देखने को मिली, हालांकि देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग फाइट कर सकते हैं। अगर हमारा कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसका अगर पूरी दुनिया भर में उसका मिसयूज है वो हो रहा है, तो हम फाइट कर सकते हैं। बट हाँ, हो सकता है कि हमें जो है वो उसका प्रॉपर न्याय जो है वो ना मिल सके, है ना। आपको जस्टिस जो है वो प्रॉपर ना मिल सके, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनली ऐसा कुछ जीआई इन्फोर्स नहीं होता, लागू नहीं होता, है ना। देखो लिखा हुआ है, जीआई के अधिकार जो है वो ऑटोमेटिकली लागू नहीं होते जिस कंट्री में वो रजिस्ट्रेशन हुई है उस कंट्री के बाहर। तो इसलिए इंडिया की एबिलिटी जो है फॉरेन मिसयूज को स्टॉप करने की कम हो जाती है ना, क्योंकि कोई भी ऐसा यूनिवर्सल इंटरनेशनल फ्रेमवर्क जो है वो नहीं है। फिर लीगल प्रोसेस की काफी ज्यादा कॉस्टली भी हम लोग को देखने को मिलती है। नीम, टर्मरिक, बासमती के पेटेंट्स को चैलेंज करना टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव है। एग्जांपल लेते हैं, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ने टर्मरिक पर, हल्दी पे पेटेंट जो है वो दिया, जिसे इंडिया ने चैलेंज करके कैंसिल करवाया था, बहुत समय लगा था उसमें। काफी सारे प्रोडक्ट्स को अपने जीआई अधिकार के बारे में पता ही नहीं होता, और लीगल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी काफी ज्यादा मिसिंग है हमारे यहाँ पर। तो ये सब इश्यूज हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक टास्क फोर्स जो है वो बनाई है, जो इंडिया एनर्जी स्टैक डेवलप करेगी। क्या है ये इंडिया एनर्जी स्टैक, आइए समझते हैं। लिख लीजिए इंडिया एनर्जी स्टैक। तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये भी लिख लेना कि पहला पॉइंट लिख लो पूरा का पूरा, कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया है एक टास्क फोर्स जिसके थ्रू इंडिया एनर्जी स्टैक्स डेवलप किया जा रहा है। इसके आगे ये भी लिख लेना यूनिफाइड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है पावर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए। देखो हमारे यहां पर अलग अलग हमारा सिस्टम है, एनर्जी सिस्टम है ना, पावर सिस्टम, तो उसको हम डिजिटली इंटीग्रेट कर रहे हैं, समझे आप। मतलब ये इनिशिएटिव जैसे स्मार्ट ग्रिड हुए, जितने भी हैं, मतलब हर जगह पर, यानी कि हमारे, आप ये मान के चलो पावर हाउसेस जितने भी हमारी कंट्री के अंदर, उनको डिजिटली कनेक्ट जो है वो किया जा रहा है, जिससे कि बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पर हमें पता लग सके कि कितना एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, कितना सप्लाई हो रहा है, कितनी डिमांड है, पूरी चीजें। कहीं किसी प्रकार का वो तो नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिसिटी कट, पावर कट तो नहीं हो रहा,
तो ये स्मूथ यानी कि चीजें स्मूथ चलाने के लिए और प्रॉपर डेटा नेशन वाइज डेटा जो है वो तैयार करने के लिए पावर से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हमने ये टास्क फोर्स जो है वो शुरू किया है। समझे आप? क्लियर हुई कहानी? बस ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो बनेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, एक जगह से दूसरे स्थान पे जा रही है, कंज्यूम हो रही है, और फिर मॉनिटर करेगा पूरी चीजों को स्ट्रिक्टली, राइट? तो ये सभी एरियाज को डिजिटलाइज किया जा रहा है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो इंटर ऑपरेबल होगा, मतलब कि पावर कंपनीज, रेगुलेटर्स और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सब एक ही सिस्टम में जो है वो कनेक्टेड होंगे। तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिल रही है। बस दैट्स इट, ये चीज ध्यान में रखिए, ठीक है? बस यही है जो चीज मैंने आपको बताई, बस वो चीज जो है वो ध्यान में रखिएगा कि इसका काम जो है वो क्या है। अलग अलग डिस्कॉम्स जो होते हैं ना, अलग अलग पावर जनरेशन की जो कंपनीज जो होती हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, ट्रांसमिशन ऑपरेटर्स होते हैं, उनको एक जगह पर जो है वो लाया जा रहा है बस। तो ये टास्क फोर्स का काम यही होगा कि इनको सभी को, जितने भी हमारी कंट्री के अंदर पावर बनाने वाले, प्रोड्यूस करने वाले, उसको ट्रांसमिट करने वाली कंपनी, डिस्कॉम्स कंपनी, जो हमारे घर तक पावर आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है जहां से, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है ना, उनसे, तो उन सभी चीजों को जो है, सभी यानी कि जितनी भी पूरे इंडिया में है, उनको सभी को डिजिटली इंटीग्रेट किया जा रहा है, जिससे कि रियल टाइम बेसिस पर उनकी मॉनिटरिंग की जा सके, उनको चेक किया जा सके। इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटीग्रेशन और स्मार्ट ग्रिड्स के लिए रियल टाइम डेटा हमें चाहिए, चार्जिंग लोड मैनेज करना होगा, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली हम पावर सेक्टर को जो है वो और मजबूत बना रहे हैं, तो हमें उसकी कमियां देखनी पड़ेगी, कहां पर लीकेजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। इवन जो सोलार ग्रिड्स वगैरह जो है, जिनको मेन लाइन से, मेन ग्रिड से कनेक्ट करने पर फोकस कर रहे हैं हम लोग आज की डेट में, काफी सारी जगह पर पायलट बेसिस पर ये हो भी चुका है, राइट? तो फायदा कब मिलेगा हमें? जब हमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगे कि हाँ यार, यहाँ पे सप्लाई नहीं हो पा रहा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कट हुई, तो मतलब यहाँ पर ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है, तो उस पावर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम पावर को जो है वो डाइवर्ट कर सकते हैं उस जगह पर जहां पर सरप्लस है, ज्यादा मात्रा में है, उससे डाइवर्ट करो वहां पर जहां पर कम मात्रा में है। तो ये कब पता लगेगा? जब हमारे पास एक प्रॉपर पिक्चर जो है वो सामने आएगी। तो वही प्रॉपर पिक्चर जो है वो तैयार करने के लिए, प्रॉपर डेटा तैयार करने के लिए ये टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई है। बस दैट्स इट। बस ये चीज बस आपको इस टॉपिक के अंदर समझ नहीं थी, और क्या है इस टॉपिक के अंदर? कुछ भी नहीं है, ठीक है? एक सेकंड, और कुछ नहीं है, सिर्फ देखो लिखा हुआ है कंज्यूमर को भी बेहतर, मतलब डिजिटल टूल जो है वो सशक्त करेंगे सिटीजन्स को कि वो इन्फॉर्म्ड एनर्जी डिसीजन ले सकें और एनर्जी मार्केट में एक्टिवली पार्टिसिपेट जो है वो कर सकें। बस दैट्स इट। तो यही था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और बस इतने हमारे जुलाई के पेंडिंग टॉपिक्स जो है वो बचे हुए थे, जो मैंने आज आपके फिनिश कर दिए। आई नो कि कल संडे वाला दिन था, कल मैंने बोला था कि लेक्चर आएगा, बट आप जानती हो कि एक दिन मिलता है यार, एंड उसमें भी काफी सारे काम जो है वो रहते हैं, बट मैं अपना कमिटमेंट जो है वो पूरे करता हूँ, यू नो अबाउट इट। चलिए अब मैं साइन ऑफ करता हूँ, आपसे अभी रेगुलर लेक्चर में जो है मिलूंगा 1 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।